हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 10 को, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूछों पर ताव देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवारों को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। तो चलिए, जो अरविंद सोच रहा है उसी के बारे में यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। पढ़ते हैं आगे के चैप्टर को। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो अरविंद किसकी भूमिका अदा करने जा रहा था? समुद्रगुप्त की, जो क्या करता था? वीणा भी बजाया करता था। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो हरिसेन इसका राजदरबारी कवि था और मंत्री भी था। ठीक है। और हरिसेन के द्वारा ही प्रयाग स्तंभ अभिलेख को लिखा गया है। ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है या फिर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसका है? तो वो किसका है? समुद्रगुप्त का है, जो हरिसेन के द्वारा क्या है? रचित है। ठीक है। और ये किसके स्तंभ में लिखा है? वो अशोक के स्तंभ पर लिखा गया हुआ है। ठीक है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। ठीक है। क्या होता है? प्रशंसा होता है। ठीक। प्रशस्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन भी पहले से था। ठीक है। जैसा हमने क्या करा था अध्याय 9 में, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। ठीक है। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। गुप्त काल में क्या हुआ? प्रशस्तियों का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। देखते हैं क्यों बढ़ गया। ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया। लगा लीजिए, हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में इतनी प्रशंसा की है कि उसे ईश्वर के समान बता दिया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो चलिए इस अंश को भी पढ़ लेते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो हरिसेन ने क्या किया है? बहुत ज्यादा घायल होने पर भी और उन पे बहुत ज्यादा उनके शरीर पे घाव होने पर भी, किसके? समुद्रगुप्त के, तब भी उनकी क्या करी है? इसी में प्रशंसा की हुई है। ठीक है। इतना घायल होने पर भी। ठीक। आगे इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। वीणा बजाने वाला राजा कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये सिक्के हैं वीणा। ठीक है। ये दोनों सिक्के किसके हैं? समुद्रगुप्त के। और वीणा बजाता हुआ ये सिक्का है। ठीक। आगे देखते हैं। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। तो चलिए पहले मैप को देख लेते हैं, उसके बाद इन 3-4 पॉइंट को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये है मैप हमारे सामने। ठीक। एक क्रम से लगे हुए इतने सारे क्या है? लाल बिंदु हैं। ठीक है। यहाँ पे लगे हुए हैं पूर्वी तट पर। ठीक। नीले रंग का क्षेत्र ये वाला है। ठीक। ये वाला क्षेत्र है नीले रंग का। और इसी के साथ नीले रंग का क्षेत्र एक और है, जो ये है श्रीलंका। ठीक है। श्रीलंका है। और साथ ही साथ बैगनी रंग का ये है, ये क्षेत्र है बैगनी रंग का। ठीक है। याद रखना है आपको क्षेत्र कौन कौन सा, कहाँ से कहाँ तक है। और हरे रंग का क्षेत्र ये वाला है।
ठीक, हरे रंग का क्षेत्र ये वाला है। तो इसमें जो जो जगहें आ रही हैं उसके बारे में वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको जगहें याद रखनी है इनसे रिलेटेड। और जो बैंगनी रंग से दर्शाया गया है वो आंतरिक राज्य है, जो नीले रंग से दर्शाया गया है वो बाहरी राज्य है, और साथ ही साथ ग्रीन रंग से जो है वो कौन से, वो आर्यव्रत लोगों के लिए यूज करे गए हैं। ठीक, नगर जो काले रंग से दर्शाए गए हैं, और साथ ही साथ गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर है लाल रंग से जो दर्शाए गए हैं। ये है लाल रंग से जो पूर्वी तट है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये काले रंग से जो नगर हैं सारे के सारे दे रखे हैं: पल्लव, कांचीपुरम, चोल, मदुरै, ऐहोल, अजंता, भरूच, उज्जैन, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, थानेश्वर। ये सभी के सब क्या है, बहुत बड़े बड़े नगर थे, मथुरा। ठीक, आगे देखते हैं। अब इन पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, जो प्रशस्ति में लिखी गई चीजें थी उसी के आधार पर यह मानचित्र को बनाया गया था। ठीक है, हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। अब समुद्रगुप्त की नीतियां कौन कौन सी थी वो यहाँ पर 4 पॉइंटों में दिखाई गई हैं। पहला, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो खुद समुद्रगुप्त ने उनको हराया था और अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो दूसरे राजा भी क्या होंगे, समुद्रगुप्त से लड़े होंगे और वो हारे होंगे युद्धों में। ठीक, दूसरा है इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। इन लोगों ने क्या करा, समर्पण कर दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। और यह अनुमति क्यों दी होगी, क्योंकि उनसे समुद्रगुप्त क्या लेता होगा, टैक्स लेता होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल तथा उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, अध्याय 5 याद करो, अध्याय 5 में गण या संघ मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, आते थे। यह समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। चौथा था बाही इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। ठीक है, तो इस प्रकार समुद्रगुप्त की क्या थी, ये नीतियां थी जिसकी वजह से वो अपने राज्य को क्या करता था, चलाता था, अपने साम्राज्य को। ठीक है, आगे देखते हैं वंशावलियां। वंशावलियां से पहले इस वाले पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि विक्रम संवत कब शुरू किया गया था, तो 58 ईसा पूर्व में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे कब क्यों शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने शकों को हराया था, तो इसके विजय के प्रतीक के रूप में किया था, और इसी के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इतने सारे क्वेश्चन एक ही जगह से बन जाते हैं आपके। ठीक, अगला है वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्तियां भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, मतलब परदादा के पिता भी प्रपितामह कहलाते हैं। ठीक है, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी, ठीक है, माँ का नाम क्या, कुमार देवी था, समुद्रगुप्त की लिच्छवी गण की थी, और पिता चंद्रगुप्त किसके, समुद्रगुप्त के पिता गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे, वो थे चंद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, बाद में समुद्रगुप्त ने भी यह टाइटल क्या करा था, अपनाया था। ठीक है, उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। तो हल्के हल्के क्या हुआ, यह महत्व बढ़ता गया, और इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो ये क्या है, वंश है, वो ऐतिहासिक दृष्टि से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ से सवाल भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। ठीक है,
उनके बारे में भी अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इसके बारे में हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनियों से पता चलता है। ठीक है, ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। और ये जीवनी लिखने वाला व्यक्ति कौन था? उनके दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था बाणभट्ट, और उसी ने ही लिखी थी हर्षचरित। हर्षचरित किसके जीवन पर आधारित है? तो वो हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। इनकी वंशावली भी इसमें दी गई है। ठीक, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग, इनको ह्वेनसांग भी कहा जाता है, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इनके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में बातें लिखी हैं, जिसका विस्तृत वर्णन उन्होंने अपने जो उन्होंने लिखा होगा उसमें दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो हर्षवर्धन को कौन परास्त करता है नर्मदा नदी के तट पर? तो वो करते हैं पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के नरेश थे? तो वो चालुक्य वंश के थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। ठीक है, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो पल्लवों का राज्य और उनकी राजधानी का जो कांचीपुरम थी, कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र कहाँ लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैले थे। ठीक है, तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम थी, ये आपको याद रखना है। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों का राज्य कहाँ पर स्थित था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। और चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल थी। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। तो दोनों याद रखनी है, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। ठीक है, पल्लव और चालुक्य क्या थे? एक दूसरे का विरोध करते थे और एक दूसरे की जो सीमाएं थी उनका अतिक्रमण करते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऐहोल प्रशस्ति कहा जाता है जो रवि कीर्ति द्वारा रचित थी। और किस राजा के बारे में उसमें लिखा गया है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिमी दोनों समुद्र तटीय इलाकों को अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। ठीक है, किसने कहा? रवि कीर्ति ने। ठीक है, कि हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। ठीक है, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाइयों से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंश ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? चालुक्य और जो पल्लव थे, चालुक्य और पल्लव
इनको किसने नष्ट करा? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने, क्योंकि ये आपस में ही क्या हो जाते थे, लड़ जाते थे, पल्लव और चालुक्य, और जिसका फायदा किसने उठाया? राष्ट्रकूटों ने और चोल वंशों ने, चोल वंश के राजाओं ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। चलिए देखते हैं किस तरीके से चलता था इनका प्रशासन। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। ठीक है, अब कोई भी राजा है वो भूमि कर तो लेगा ही लेगा, क्योंकि उसे अपना राज्य चलाना है। ठीक है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्राथमिक इकाई क्या थी? गांव होती थी प्रशासन की। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर अब देखते हैं कि क्या कदम उठाए गए राजाओं के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। ठीक है, अगला, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। अगला, संभवतः ये वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो राजा ने इन्हीं लोगों को क्या दे दिया था? राज्य का कार्यभार सौंप दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें क्या हुई? बदली। ठीक, आगे देखते हैं। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है, राजा क्या सोचता था कि यह बदलाव करने से क्या होगा? मेरा राज्य बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो वो क्या करेगा? अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की पूरी भरपूर कोशिश करेगा ही करेगा। तो ऐसा ही यहां भी पहले के टाइम पे देखने को मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं एक नए प्रकार की सेना। अब कैसी नई प्रकार की सेना है उसे भी देखते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। तो सैनिक सहायता कौन देता था? सेना नायक ही इनको सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। अब नियमित वेतन नहीं दिया जाता था तो क्या दिया जाता था? बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। तो भूमि क्या कर दी जाती थी? इनको दान दे दी जाती थी। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिसमें वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। ठीक है, अब जो भूमि दी गई है उससे भी तो कुछ ना कुछ वसूलना है ना, तो वो क्या करते थे? कर वसूलते थे, उसमें से टैक्स वसूलते थे। ठीक है, और क्या करते थे? सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। ठीक है, हथियार भी जुटाते थे। अब लड़ेंगे कैसे? हथियारों से ही तो लड़ेंगे, है ना। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो ये वाले व्यक्ति क्या कहलाए? सामंत कहलाए। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, कमजोर पड़ जाते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो ये जो सामंत थे, सेना नायक थे, वो क्या करते थे? जैसे ही राजा दुर्बल पड़ता था या कमजोर होता था, ये स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थान सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? सभा कहलाता था। ठीक है, ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उड़ नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। ठीक है, उर नामक क्या है? ग्राम सभा होने की बात कही गई है, जहां पर भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। ठीक है, नगरम क्या था? व्यापारियों का एक संगठन था, उसी का क्या था? ये नाम था। ठीक है, संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। ठीक है, आगे भी ये सभाएं क्या करती रही? कुछ सभाएं काम करती रही। ठीक है, आगे देखते हैं। उस जमाने में आम लोग। अब उस जमाने में आम लोगों की स्थिति किस तरीके की थी?
उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, राजा और ब्राह्मण क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, प्राकृत क्या थी? आम बोलचाल की भाषा थी, जिसमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने भी क्या दिए? उपदेश दिए थे। ठीक है, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा रचित है? कालिदास के द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ठीक है, अब क्या दुर्व्यवहार होता है? यहाँ पर एक दिया हुआ है बॉक्स, उसमें देखते हैं। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। अब वो जो अंगूठी मिलती है, तो अब इस अंगूठी का क्या खेल है उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। ठीक है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कालिदास ने लिखी हुई है, जो कालिदास ने नाटक लिखा हुआ है। ठीक है, उसी में एक राजा ने शकुंतला को क्या करी थी? अंगूठी भेंट करी थी, जो मछुआरे को मिल जाती है। ठीक है, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। ठीक है, जब राजा ने शकुंतला को अंगूठी भेंट करी तो दुर्घटनावश एक मछली उसको क्या कर जाती है? निगल जाती है। ठीक, जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। ठीक है, द्वारपाल ने क्या कर दिया? चोरी का आरोप लगा दिया, और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। तो क्या हुआ? अब ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है किसके साथ? मछुआरे के साथ। लेकिन राजा क्या करता है? राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को क्या दिया? इनाम दिया। ठीक है, मछुआरे को क्या देता है? वो इनाम देता है। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ठीक है, तो फिर भी द्वारपाल और पुलिस वाले जो थे उससे दुर्व्यवहार करते हैं और कुछ हिस्सा उससे हड़प लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। अगला पॉइंट है, चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ठीक है, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो बाणभट्ट के द्वारा जो अभियान पर निकली राजा की जो सेना है उसका सजीव चित्रण एक बॉक्स में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। उससे पहले जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस टाइम भी कितनी कुरीतियां समाज में क्या थी? देखने को मिलती हैं। ठीक है, कि किस तरीके से लोग लाठी लेकर के बजाते हुए चलते थे ताकि उनसे कोई छू ना जाए। ठीक है, ताकि और ऊंचे जो और शक्तिशाली लोग जो होते थे उन लोगों को क्या मानते थे? अछूत मानते थे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर जो बाणभट्ट के द्वारा सजीव चित्रण किया गया है जो राजा की क्या है? सेना है, उसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। ठीक है, सोने के पायदान, असबाब कहते हैं उसको। खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। लेकिन होता क्या था इसके उलट? पर यह सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो और कब डूब जाती थी ये पूरी दुनिया? जब राजा की सेना निकलती थी। ठीक है,
उस आसपास के इलाके से। ठीक, अब पाठ के अंत में यहाँ पर अन्यत्र दे रखा है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, अरब के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अरब व्यापारी और नाविक जो थे, उन्होंने क्या करा था, भारत और यूरोप के बीच क्या करा, समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण क्या करी, भूमिका निभाई। ठीक है, अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो क्या थे, बेदुइन थे। ठीक है, बेदुइन जनजाति के, ठीक है, जो घुमक्कड़ कबीले के थे। ठीक, घुमक्कड़ कबीले वाले होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते होंगे। ठीक है, और क्या लेकर चलते थे, ऊंट लेकर के चलते थे। ठीक, लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत करी। तो कहाँ पर, किसने, अरब में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। तो पवित्र ग्रंथ क्या है इस्लाम धर्म का, वो है कुरान। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। ठीक है, तो ये पहले इधर पे नहीं था। ठीक है, इस धर्म की उत्पत्ति कहां पर होती है, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कहां पर होती है, ये अरब में होती है। ठीक है, अरब कंट्री में होती है, और हल्के हल्के ये पूरे के पूरे उत्तरी अफ्रीका में, स्पेन में, ईरान में और भारत में फैल जाता है। ठीक है, अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान, को जीत लिया था। तो अरब के जो सिपाही थे, उन्होंने सिंध को कब जीता, 1300 साल पहले जीता था, और यहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। इस प्रकार यह चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको इतिहास की ये सभी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।